हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एमएससी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। माई सेल्फ डॉक्टर अज़रा अख्तर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज का हमारा जो विषय है वो है पादपों में श्वसन या रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स in which oxygen enters into the cells and oxidizes various food substances like carbohydrate, fats and proteins. The term respiration we can define like this. Respiration is a catabolic process. Catabolic means breakdown process. The respiration is a catabolic process where complex compounds are oxidized into simpler compounds and energy is released. Means श्वसन के अंतर्गत जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और स्मॉलर कंपाउंड्स में टूट जाते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो एटीपी के फॉर्म में उनमें कोशिकाओं में संचित रहती है। इसका जो केमिकल रिएक्शन बनता है रेस्पिरेशन का, क्योंकि मोस्टली जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होता है दैट इज़ हेक्सोज शुगर, उसका ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन में। और ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब रिएक्शन करते हैं मीन्स C6H12O6 + 6O2 मीन्स ये क्या रिलीज़ करेंगे, क्या इसके एंड प्रोडक्ट्स होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, 6CO2 + 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड रिलीजेस एनर्जी. The term respiration was used in the beginning of 15th century, but its importance was worked out by Crook. Crook 1600 according to Crook 1615 में Crook ने बताया लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो एक चेन है केमिकल रिएक्शंस की जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। वो एनर्जी ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बींग्स जो होते हैं वो अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए या अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए काम में लेते हैं। इन 1717 शील सेड दैट जब सीड्स जर्मिनेट होते हैं या कोई भी रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है तो ऑक्सीजन इनहेल की जाती है यानी इनसाइड जाती है और इसके एवज में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ या लिबरेट कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सैक्स 1865 द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट इन्वॉल्व्स यूजिंग द शुगर। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस में शुगर बनती है या हेक्सोज कंपाउंड्स जो बनते हैं उनका ऑक्सीडाइजेशन होता है, उनका ऑक्सीकरण होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। मींस रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का एक ऑपोजिट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। मींस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर फूड बनाते हैं या हेक्सोज शुगर बनाते हैं। जबकि रेस्पिरेशन इसका उल्टा कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें जो हेक्सोज शुगर होती है वो ब्रेक डाउन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेकअप हो जाती है। अकॉर्डिंग टू फेफर 1900 फेफर ने कहा कि जो रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीडेशन उसका हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल हो। ऐसा भी श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो उन्होंने एरोबिक एंड एनारोबिक यानी ऑक्सीश्वसन एंड अनऑक्सीश्वसन के बारे में बताया। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जो पहला प्रोसेस होता है दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पायरुविक एसिड में चेंज होता है, दैट इज़ नॉन एज ग्लाइकोलिसिस पाथवे। तो वो जो पाथवे होता है वो एरोबिक एंड नॉन एरोबिक एरोबिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेम होता है। अकॉर्डिंग टू हैकेट 1959 रेस्पिरेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। यानी आप जैसा अभी तक आप इस लेक्चर में सुन रहे हो कि हैकेट ने क्या बताया, रेस्पिरेशन
ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीकरण का प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन यानी बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटने का प्रोसेस है। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू और वहाँ जाके ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो हाइड्रोजन साथ चलती है, जिसे आप आगे पढ़ेंगे, NAD H2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन साइटोक्रोम सिस्टम में ये H2 रिलीज़ होता है और इन इलेक्ट्रॉन्स और H2 और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है। ग्लाइकोलिसिस, जो कि ऑक्सी और अनऑक्सीडेशन की फर्स्ट स्टेप है, वॉज डिस्कवर्ड बाय एमडेन, मेयरहोफ एंड पार्नास। 3 जर्मन साइंटिस्ट थे, एमडेन, मेयरहोफ, पार्नास। इन्हीं के नाम पर EMP पाथवे भी ग्लाइकोलिसिस को कहा जाता है, एमडेन, मेयरहोफ, पार्नास पाथवे। इसके बाद 1937 में क्रैब साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रैब, जिसमें जो पायरुविक एसिड बनता है वो नेक्स्ट स्टेप में 2 तरफ डिवाइड हो जाता है पायरुविक एसिड, एक अनऑक्सीडेशन और दूसरा ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में मूव करता है तो ये क्रैब साइकिल में एंटर करता है। इसके बाद डेविड एंड यंग ने 1960 में बताया कि जो भी एंजाइम नेसेसरी होते हैं क्रैब साइकिल के लिए वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो रेस्पिरेशन है उसमें किसी भी सेल में जब रेस्पिरेशन होता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ऑक्सीजन इज टेकन इन, दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, एनर्जी इज रिलीज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन and intermediate products are formed in the cell due to oxidation. Carbon dioxide and water are formed as the end product which are released later on outside the plant, and the dry weight of plant is reduced due to liberation of carbon dioxide and water. अब हमने आपको बताया कि रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसा कि आपको नाम से ही पता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। सभी यूकैरियोट्स और हायर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीश्वसन पाया जाता है। इन दिस प्रोसेस जो रेस्पिरेशन होता है इसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज, हेक्सोस शुगर जो होते हैं वो आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं और इस ऑक्सीडेशन में हेक्सोस शुगर या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसके लिए हमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करती है और जो एनर्जी इसमें रिलीज़ होती है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है इन कंपैरिजन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इन रेस्पिरेशन, इन दिस aerobic respiration, hexose sugar are oxidized, completely oxidized, and energy is released. One molecule of glucose after oxidation liberates about 673 kilocalories, that is equal to 38 ATP molecule. तो इसका जो इक्वेशन होगा that is C6H12 और 6 यानी hexose sugar plus oxygen plus water is equal to carbon dioxide and water plus energy. सेकेंड वन इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि आपको पता है वह रेस्पिरेशन, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है और जो ऑक्सीडेशन होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट का वो पार्शियल होता है और इसमें फर्मेंटेशन हो जाता है। तो 2 तरह से फर्मेंटेशन होता है, या तो इथाइल अल्कोहल बनता है या फिर मसल्स में अगर इस तरह का प्रोसेस होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। इसमें लेसर एनर्जी रिलीज़ होती है, दैट इज़ इक्वल टू तकरीबन 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रोसेस में एनारोबिक रेस्पिरेशन इन वन इन विच ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड विदाउट यूजिंग शुगर टू यील्ड लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। तो इसमें जो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है उसमें
या तो अल्कोहल बनता है ग्लूकोज से और या फिर लैक्टिक एसिड बनता है। बेसिकली जो डिफरेंसेस हो जाते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो सिंपल सा एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन लिविंग सेल्स ऑफ हायर प्लांट, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो बैक्टीरियल या फंजाई सेल में होता है। इसके अलावा जर्मिनेटिंग सीड में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। नेचुरली एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं। और यहाँ आप देख रहे हो कि जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो या तो अल्कोहल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही, या फिर लैक्टिक एसिड होगा। इसमें आगे जो डिफरेंसेस हम देखने को मिलते हैं उसमें ये कि एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है या रिलीज़ होती है, जबकि एनारोबिक में कम एनर्जी निकलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्मिक ग्लाइकोलिसिस दोनों में है, तो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन एरोबिक का जो आगे का प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक नॉन टॉक्सिक होता है क्योंकि इसमें कोई अल्कोहल लैक्टिक एसिड फॉर्म नहीं होता है, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं वो लिटिल बिट टॉक्सिक हो जाते हैं फॉर हायर प्लांट्स। इसमें आप देखिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट मैंने बनाया है इसको आपको शो करने के लिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ईएमपी पाथवे से जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन हुआ और पायरूविक एसिड बनता है। ये पायरूविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दो तरफ मूव करता है, दो तरह से इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो पहला जो ऑक्सीडेशन है दैट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे बोलते हैं क्रैब साइकिल या टीसीए साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं इसको। यह हम आगे बताएंगे कि इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है। क्रैब साइकिल तो सर हैंस क्रैब के नाम पर क्रैब साइकिल है। तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है पायरूविक एसिड का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में एटीपी या एनर्जी रिलीज होती है, स्टोर होती है। दूसरा प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज वेरी लेस एनर्जी। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें आपने देखा कि जो फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन की वो एरोबिक एंड नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन में सेम होती है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेप्स जब हम आपको अभी बताएंगे कि ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोलिसिस, आपने देखा जो दोनों में कॉमन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है पायरूविक एसिड थ्रू ए लिंक, वो एक लिंक भी आगे जब आप प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। और क्रैब साइकिल में जाने के बाद ये पायरूविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम एज ए लिंक चेंज होता है और एंटर कर जाता है क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में जो प्रोडक्ट्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उनमें के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आगे एक साइटोक्रोम सिस्टम से गुजरते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलके वाटर फॉर्म करते हैं और एटीपी जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज़ नॉन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेप्स हैं। ये एक छोटी सी समरी है एरोबिक रेस्पिरेशन की, इसमें आप समझिए। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस, मीन्स ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरूविक एसिड। पायरूविक एसिड एंटर्स इन द क्रैब साइकिल, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गया। और क्रैब साइकिल में पूरा प्रोसेस करने के बाद, पूरा साइकिल करने के बाद जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मूव कर जाते हैं और यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बनता है,
36 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ रिलीज़ होते हैं और 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिसिस में रिलीज़ होते हैं। मींस एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, जो सेल्स में दूसरी एक्टिविटीज़ को प्रोसेस को कंप्लीट करने में वो एनर्जी काम में ले ली जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर रहती है। तो ये एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको टाइप्स बताए हैं। कल हम इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें वी विल डिस्कस ग्लाइकोलिसिस। थैंक यू।